नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने हम मुद्दा लेकर आए हैं भारतीय सेना, जो कि हमारी आन है, बान है, शान है और जान भी है। हिंदुस्तान की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने वाले सैनिक अब राजनीति का शिकार हो रहे हैं। केवल सैनिक ही नहीं, देश के सेना प्रमुख के बयान पर भी राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। ऐसे में बिंदास में यह मुद्दा उठता है और दो पूर्व सेना अधिकारियों के साथ आज के बिंदास में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उसके पहले विस्तार से मुद्दा समझते हैं। आतंकियों का सामना करते हुए महज 3 दिन में एक मेजर सहित 5 जवान शहीद हो गए हैं। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने उन तत्वों को चेतावनी दी है जो पिछले 1 साल से कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में अड़चन पैदा कर रहे हैं। सेना प्रमुख ने साफ साफ कहा है कि अब कश्मीर में आईएसआईएस और पाकिस्तानी झंडे लहराने वालों के साथ सख्ती के साथ निपटा जाएगा। इसका सीधा मतलब यह निकलता है कि अब सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी या फिर सेना के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर सेना जरूरत पड़ने पर गोली चलाने से परहेज नहीं करेगी। सेना प्रमुख के बयान के खिलाफ अलगाववादी हंगामा कर रहे हैं। कई दल कश्मीरियों पर सीधे गोली चलाने की अप्रत्यक्ष चेतावनी के बाद इसके विरोध में उठ खड़े हुए हैं। कुछ नेता मोदी विरोध में सेना विरोध और देश विरोध पर उतर आए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सेना को ऐसे विरोधियों से भी निपटना होगा। सेना प्रमुख ने यह बयान ऐसे ही नहीं दिया है। बात चाहे रविवार को आतंकियों के साथ हुए मुठभेड़ की हो या फिर मंगलवार को हुए मुठभेड़ की। दोनों ही जगहों पर कुछ स्थानीय लोगों ने सेना पर ऑपरेशन के दौरान पत्थर फेंके। इससे रविवार को आतंकी भाग निकला। यह तत्व मुठभेड़ स्थलों पर विरोध प्रदर्शन और पथराव कर आतंकियों को भगाने में अप्रत्यक्ष तौर पर मदद कर रहे हैं, जो कि सेना को कतई मंजूर नहीं है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मुठभेड़ के दौरान सेना पर पथराव करके सेना के जवानों का ध्यान बांटने या फिर उनके काम में रोड़ा अटकाने से सेना के कई जवान मारे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, कई खतरनाक आतंकी घेरे से भाग निकलने में कामयाब हुए हैं। जानकारी के मुताबिक 12 फरवरी को नागबल में 4 आतंकी मारे गए, 2 जवान शहीद हुए और 3 आतंकी भाग गए। ऐसे ही पिछले साल 17 मई को कुपवाड़ा में एक आतंकी मारा गया था और सेना के 2 जवानों को गोली लगी थी। 4 आतंकी भाग गए थे। इन दोनों जगहों पर 500 से ज्यादा लोग सेना के खिलाफ आतंकी कार्रवाई के दौरान प्रदर्शन करते नजर आए। किसी के हाथ में पत्थर था तो किसी के हाथ में लकड़ी। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जब स्थानीय लोगों ने आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई में बाधा पैदा की। यही वजह है कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के आम लोगों को सलाह दी गई है कि उन जगहों पर ना जाए जहां सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो रही हो। लेकिन कुछ नेता सेना के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ऐसे लोगों को अब सबक सिखाने की जरूरत है। जानकार बताते हैं कि आतंकियों तथा आईएसआई की एक नई रणनीति है, जिसका आदेश उन्हें सीमा पार से मिला है। कई बार ऐसा होता है जब प्रदर्शनकारियों के कारण जान पर बन आती है, तब सेना के जवान गोली चलाते हैं। बदकिस्मती से गोली से किसी आम आदमी की मौत हो जाती है तो उस जगह पर मानो उबाल ही आ जाता है। सेना के जानकार बताते हैं कि अब इस दोहरे मोर्चे से तंग आ गए हैं। जवानों को दुश्मन पर सीधे गोली चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन अगर हालात नहीं सुधरे तो वह कैसे अपने लोगों पर गोली चलाएंगे। आखिर क्या कहा था ऐसा देश के रक्षा प्रमुख ने, देख लीजिए। बिल्कुल, मैं इसको चेतावनी नहीं बोल रहा हूं। मैं इसको सिर्फ एक समझाने के रूप में अपनी तरफ से एक हिदायत दे रहा हूं कि अगर आप बाज नहीं आते हैं और अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में बाधा बनते हैं, अभी तक जिस तरह से हमने पीपल फ्रेंडली ऑपरेशंस किए हैं, हमारा नज़रिया यही है कि हमारे कुछ ऐसे नौजवान हैं जो कि सोशल मीडिया में प्रोपागेंडा के जरिए हो सकता है इस रुख को अपना रहे हैं, लेकिन अगर उनका इसी तरह से रवैया रहा तो हम सख्ती से पेश आएंगे। देखिए, आर्मी के पास तो सिर्फ बंदूक है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम नम्रता के साथ उनके साथ पेश आएं, लेकिन अगर हमारी तरफ
हमारे ऑपरेशन में वो बाधा बनेंगे और इससे अगर हमारे जवानों को नुकसान पहुंचेगा तो हम लोग ज़रूर अपने पास जो हथियार हैं उसका इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएंगे। हमारे साथ कर्नल टीपीएस त्यागी जी है, हमारे साथ ब्रिगेडियर आरपी सिंह जी है। दोनों का स्वागत करता हूं आज के इस बिंदास बोल में। जो बाइट अभी हम इस वक्त देख रहे थे, इस बाइट को देखकर ये लग रहा था कि देश के सेना प्रमुख को भी देश के मीडिया के द्वारा संबोधित करते हुए डिप्लोमेटिक बोलना पड़ रहा है। टीपीएस त्यागी जी, देखिए जी, मैं एक वीर चक्र प्राप्त सिपाही हूं और रणभूमि में युद्ध लड़ा है। पूरी संवेदना के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कहता हूं, और मैं क्या कहता हूं, हिंदुस्तान का हर एक देशभक्त नागरिक आज ये कह रहा है कि सेनापति ने, हिंदुस्तान के सेनापति ने जो बयान दिया है वो सही है, हम उसका समर्थन करते हैं। दरअसल जब भी आतंकी गतिविधियों में सुदर्शन पे ये सवाल ही नहीं है कि बयान सही है कि नहीं, हम तो ये कहते हैं कि बयान सही है। हमारा आज का चर्चा का मुद्दा यह है कि एक सही बयान को राजनीतिक बयान जो दुर्भाग्य से बनाया जा रहा है उसका क्या किया जाए। वो गलत है। ये राजनीतिक जो बनाया जा रहा है ये गलत है। ये इस बात को नहीं समझ रहे। अगर कोई छोटी मोटी पार्टी, रीजनल पार्टी सेना के बारे में कोई सवाल खड़ा करती तो कुछ देर के लिए हम आंख बंद कर सकते थे, लेकिन नेशनल राजनीतिक पार्टियां अगर सेना के ऊपर इसलिए सवाल उठाएं कि वो किसी व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट हैं तो इसको देश के विरुद्ध माना जाएगा। और राजनीतिक पार्टियां इस बात को भी समझ लें कि जो सेना के खिलाफ आवाज उठा रहा है वो देश के खिलाफ आवाज उठा रहा है। सेना आज हिंदुस्तान में केवल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बचा है जिसमें आज भी तुलनात्मक दृष्टि से जो कर्तव्यनिष्ठा है, जो उनके अंदर प्रशिक्षण है और जो सेना के पास अनुशासन है और जो ईमानदारी है, उसका कोई दूसरा सानी या कोई दूसरा मुकाबला नहीं है। ऐसी सेना के खिलाफ राजनीतिक बयानबाजी करना देश द्रोह की श्रेणी में अगर ना भी आए तो कम से कम देश विरुद्ध तो अवश्य माना जाना चाहिए। बिल्कुल। आरपी सिंह जी, गांव में कहा जाता है कि डायन ने कम से कम एक घर छोड़ना चाहिए। राजनीतिक डायन तो सेना को भी नहीं छोड़ रही है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। समस्या ये हो गई है कि कुछ दिनों से राजनीति ऐसी घटिया स्तर पर पहुंच गई है जिसमें कि घटिया शब्द भी थोड़ा कमजोर लगता है, छोटा लगता है। कुछ नया शब्द ढूंढना पड़ेगा इनके लिए अभी, कि जिसमें कि किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो देश की खुराब बोल देते हैं। आज़ादी के नाम पर जो है स्टूडेंट्स को भड़काया जा रहा है, जेएनयू वगैरह में और जगह पर मुजाहरे किए जाए हैं। बंगाल में ऐसे जगह जगह पर मुजाहरे हो रहे हैं। और कश्मीर में तो जब भी अगर किसी को कोलेट्रल को थोड़ा डैमेज हो जाता है, कहीं गोली लग जाती है गलती से किसी बच्चे को या किसी नौजवान को, तो उसके ऊपर हंगामा किया जाता है, उसको सेना को दोषी समझा जाता है। आज स्थिति ये हो गई है कि बच्चों को पैसे देकर फौजियों को गाली दिलवाई जाती है, पत्थर फेंकाए जाते हैं, और यदि फौज की गलती से अगर कहीं गोली मार के उसको मार दिया या जख्मी हो गया तो उसके ऊपर हंगामा कर दिया जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास भी चलेंगे और हम दोनों पैनलिस्ट से हमारे डिस्कशन जारी रखेंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए जी। नमस्कार। हाँ सुरेश जी, सेना ने ये एक्शन पहले लेना चाहिए था। ये जो पत्थर फैक्ट्री सब उग्रवादी है, इनको मारने से ठीक होगा। अभी सेना के आदमी मर रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट कुछ कर रही है, कांग्रेस वाले तो उल्टा उसको कर रहे हैं। भाई ये कर दिया, वो कल कांग्रेस के प्रवक्ता का वो था नहीं इंटरव्यू, वो कैसे उल्टी पलटी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आरपी सिंह जी। आखिर सेना गलत क्या कर रही है? ये तो पहले करना चाहिए था। जो पत्थर फेंक रहा है वो तो देशद्रोही है, उसको बिगड़ेल जवान कहने की जरूरत क्या है? देखिए, सेना का और जो आंदोलन का भारत का संवैधानिक तरीका है वो सेना के सामने प्रदर्शन करने का नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मगर राजनीतिक जो विधानसभा है, लोकसभा है, जिलाधिकारी कार्यालय है, उसके सामने प्रदर्शन करने का है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देखिए, ऐसा है, सेना के लिए एक हिदायत होती है कि, और सेना को ये बड़ा एक ज्ञान है इस चीज़ का, बड़ा एक ये अपने आप को समझते हैं कि हमारी ड्यूटी है ये बात करने के लिए कि हर एक देशवासी, चाहे वो हमारा विद्रोही कर रहा हो या गोली चला रहा हो, वो भी हमारा भाई है, वो गुमराह है, हमारा अपना सिटीजन है। अगर पाकिस्तान का ऐसा हरकत होती तो पाकिस्तान को ठोक के देते थे हम जवाब, किंतु क्योंकि अपने बच्चे हैं वो, हम ये सोचते हैं कि उनको थोड़ा सा बच्चे बिगड़ेल हो बिल्कुल गए सही बात है। और ये शरारत नहीं है, शैतानी है। शैतानी है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मगर उसको क्या है कि थोड़ा सा हमने मौका दिया, बहुत पैसे से अभी गुजर चुकी, सिर से पानी गुजर चुका है।
अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और एक मैसेज क्लियर दिया जाए कि देखिए बहुत कुछ हो चुका है, इसके बाद अब कुछ सहन नहीं होगा। अभी आप जैसा कि आपके क्लिप्स में दिखा रहे थे कि कई जगह पर पिछले 4-5 दिन के अंदर फौज के सामने सिविलियंस आ गए हैं ताकि गोली ना चला सके उनके ऊपर और आतंकवादी भाग गए हैं। कवर किया जाता है और आतंकवादियों को बचाया जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। नमस्ते। हाँ सर बोलिए। जो पहले, हेलो, बोलते रहिए। चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पाया। हम कुछ नेताओं की बाइट दिखाते हैं कि वो सेना विरुद्ध क्या कह रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं, ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी है। इसलिए सेना प्रमुख को बयान ऐसे देते समय थोड़ी एहतियाती बरतनी चाहिए। वहाँ पर माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है, सेना पे पत्थर फेंकते हैं, सेना के खिलाफ मुखबरी करते हैं, लेकिन सेना का कार्य वह सुरक्षा करना है। आंतरिक सुरक्षा का काम पुलिसकर्मियों का है। वो हमारे इंडियन सिटीजन है, उनके साथ ऐसा आप बिहेव नहीं कर सकते। उनकी सिचुएशन को समझना पड़ेगा। अगर आप उनके साथ भी आतंकवादी की तरह ट्रीट करेंगे तो ये हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, देश के लिए और स्थिति को बिगाड़ने वाला कदम होगा, ना कि सुधारने वाला। Statement of Army Chief was shocking, and his statement, his declaration, tantamount to declaration of a war against unarmed this innocent civilians of the Kashmir people. Actually, he has given the signal of a massacre well before carrying out the massacre. The first reaction would be that I'm surprised that a senior army officer of the 5th largest army in the world, reportedly to be highly disciplined, is using this kind of a language. It's a language which is used by arrogant boasters and bullies. आर्मी चीफ का धर्म है देश की सुरक्षा, उसका हम सम्मान करते हैं। आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना जरूरी है। जो उसके समर्थक है उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। पर क्या यही एक विकल्प रह गया है हमारे पास? क्या और भी कोई नीति है हमारे पास? कोई रोड मैप है जिससे हम जम्मू कश्मीर लोगों के साथ एक संवाद खोल सके? एक तरफ तो मैं समझ सकता हूं कि जो फौजी जनरल हैं उन लोगों को एक बात कह रहे होंगे जो लोग आतंकियों का साथ देते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से एक आर्मी चीफ को ये बात देना शोभा नहीं देता है। ये बात सबको पता है कि जो भी आतंकियों का साथ देगा या आतंकियों को पकड़ने में बाधा देगा वो कानून के खिलाफ जा रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसको एक सार्वजनिक रूप से, जैसे आपने कहा, धमकी के रूप में सामने करना बात ठीक नहीं है। ऐसे भी इन चीज़ों को आर्मी चीफ का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई कानून के खिलाफ जाता है तो वो पुलिस का काम है, स्थानीय प्रशासन का काम है। फौज का काम होता है कि आतंकी गतिविधियों में स्थानीय प्रशासन की मदद करना, और उसको उसी दायरे में रहना चाहिए। ये लगता है कि आर्मी चीफ या तो हो सकता है किसी चीज से उत्साहित हो गए होंगे या कहीं अपना संयम थोड़ा सा खो गए। What the army chief said is about the most unfavorable situation prevailing in the state. Law and order is not the job of the army. So the police in Jammu and Kashmir and the government in Jammu and Kashmir has miserably failed in controlling the social tensions prevailing there. The basic reason is that after assuming office, they started encouraging separatists and they were very soft on the terrorists also. Now Kashmir Valley is infested with the terrorist groups. So they are freely moving with the people and encouraging people to for stone throwing and attacking the army and all these things. So a government is sleeping there. The government do not do their job. That is why the army is now facing a very, very hostile situation there. ये सारे नेताओं के बयान सुनने के बाद मेरी तो ये राय है भारत के सेना को, उनके प्रमुख को, कि जैसे आतंकवादियों को कवर करने के लिए आगे वो उनके तथाकथित समर्थक जाते हैं, तथाकथित देशभक्त जाते हैं, देश के नागरिक जाते हैं, ये सारे नेताओं को सेना के आगे भेजना चाहिए।
जब इनके ऊपर पत्थर पड़ेंगे ना, तब इनको पता चलेगा कि आखिर ग्राउंड जीरो पर काम करना, और वो भी देश के झंडे के खिलाफ गद्दारी करने वाले के खिलाफ काम करना कैसे होता है। त्यागी जी के पास चलते हैं। त्यागी जी, क्या इनोसेंट शब्द की भी व्याख्या करनी पड़ेगी आप? नहीं सर, ये जो एहतियात बरतने के लिए लोग कह रहे हैं, इनसे ये पूछा जाए कि अगर किसी एक फौजी सिपाही को पत्थर लगता है तो वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या पुलिस वाले को बुला के लाएगा? जब भी कभी आर्मी का, पुलिस का या जॉइंट ऑपरेशन हुआ है, उसमें ज़्यादातर हमारे सिपाहियों की शहादत उनकी असावधानी की वजह से नहीं हुई, इस वजह से हुई कि स्थानीय लोगों ने किसी न किसी तरकीब से आतंकियों को बाहर निकलने का सेफ रास्ता दे दिया या पत्थरबाजी शुरू कर दी, और कहते हैं कि ये पत्थर बच्चे मारते हैं। साहब, ये बच्चे नहीं हैं। अगर बच्चे होते तो उनके माँ बाप उनके साथ क्यों नहीं रहते? अगर बच्चे होते तो उनके स्कूलों में ये लोग आग क्यों लगाते? बच्चे नहीं हैं, वो भाड़े के, वो किराए के, आतंकियों के पैसे दिए जाने के बाद बरगलाए हुए नौजवान हैं, और वो इस काम को करते हैं। और अगर वो जानबूझ के करते हैं तो जो कहा गया वो बिल्कुल सही है। एक कश्मीर के एक मुस्तफ़ा कमल साहब हैं, उन्होंने आज एक बयान दिया है, वो बयान इंटरनेट पे है। वो क्या कहते हैं कि साहब, कश्मीर के लोग जो हैं उनको आतंकियों से मोहब्बत है, उनको आतंकियों में विश्वास है, और ये सिलसिला 1953 से चला आ रहा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो अब 2017 से फौज के सिपाहियों को भी ये यकीन हो गया है कि जो आतंकियों की मदद करेगा, अब हम उसको भी आतंकी ही समझेंगे, और ये हमारी फिलहाल पॉलिसी में बदलाव मान लिया जाए। बिल्कुल। आरपी सिंह जी, इनको देखकर, ये बयान देखकर मुझे लगता है आपको तो इनको गोली मारने की इच्छा हो रही होगी। देखिए, ऐसा है, ये लोगों को कुछ पता नहीं कि फौज किस कंडीशन में काम करती है जेएंडके के अंदर। एसी कमरे में बैठकर, अपने के पार्टी के, क्या शब्द यूज करो, मेरा तो गुस्सा, जहाजों में घूमते हैं, फर्स्ट क्लास एसी में घूमते हैं, इसलिए इनको कोई लेना देना नहीं, इनको कोई ज्ञात नहीं, इनको सिर्फ एक बयानबाजी करनी है। सेना की कंडीशन ये हो चुकी है कि मोराल के ऊपर बहुत फर्क पड़ रहा है ज़बरदस्त इसका, क्योंकि पत्थर फेंकना तो एक छोटी बात है, जब कि कवर प्रोवाइड करते हैं और जवान मारे जाते हैं, उनके कुलीग्स के ऊपर, उनके कमांडिंग ऑफिसर्स के ऊपर, उनके ऑफिसर्स के ऊपर क्या बीती है, ये आप नहीं समझ सकते हैं। इन लोगों को कुछ पता नहीं है। इनको मैं चाहता हूं कि देशवासियों को, आपको रिक्वेस्ट है कि आप बताइए इनको कि अगर आप में दम है तो आप चल के एक हफ्ता जाके फौज के साथ ऑपरेशन कीजिए। आप गोली मत चलाइए, पीछे रहिए उनके साथ और देखिए क्या होता है, फिर आपके बयान बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं। हम दिखाते हैं कि कैसे ग्राउंड जीरो पर इस समस्या से सेना जूझती है। देखिए, अब हम बताते हैं आपको कि सेना को कितने मुश्किल हालात से काम करना पड़ रहा है। फरवरी 2017 में अब तक कश्मीर घाटी में जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं, उनमें सुरक्षा बलों के 6 जवान शहीद हुए हैं। 14 फरवरी 2017 को बांदीपुरा में सेना के ऑपरेशन में 2 आतंकवादी भागने में कामयाब हो गए थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ स्थानीय निवासियों ने आतंकवादियों का समर्थन किया था और उनकी मदद की थी। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों के सामने पत्थरबाजों की फौज भारत विरोधी नारेबाजी करती है, सुरक्षा बलों पर पथराव करती है, जिसकी मदद से आतंकवादी भागने में कामयाब हो जाते हैं। कश्मीर घाटी में करीब 60,000 सीआरपीएफ के जवान ऐसे हैं जिन्हें हर रोज हिंसा और पत्थरबाजी का सामना करना पड़ता है। वर्ष 2016 में कश्मीर घाटी में पथराव और हिंसा की 2690 घटनाएं हुई हैं। इस दौरान सुरक्षा बलों के 2 जवान शहीद हुए, जबकि 6000 जवान बुरी तरह जख्मी हो गए। ये आंकड़े सिर्फ पत्थरबाजी से जुड़े हैं। इन आंकड़ों में आतंकवादी हमले शामिल नहीं किए गए। इनमें से सीआरपीएफ के 300 जवान ऐसे थे जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं। इनमें से कई जवान ऐसे थे जिनके हाथ और पैर की हड्डियां टूट गई हैं। सीआरपीएफ के 10 जवानों को पत्थर की वजह से आंखों में गंभीर चोटें आई थी। यहां ये गौर कीजिए कि जिस जवान के हाथों में बंदूक है वो पत्थरबाजों का सामना करते हुए घायल क्यों हो रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जवान पत्थरबाजों का सामना करते हुए कितना संयम बरतते हैं।
जो डिजाइनर नेता सेना प्रमुख की बातों का विरोध कर रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए भी जानना जरूरी है कि कश्मीर घाटी में इस वक्त 200 से ज्यादा आतंकवादी सक्रिय हैं। उत्तरी कश्मीर में 66 स्थानीय आतंकवादी और पाकिस्तानी से भेजे गए 44 आतंकवादी भारत पर हमले के फिराक में हैं, जबकि दक्षिण कश्मीर में 109 स्थानीय आतंकवादी और 7 पाकिस्तानी आतंकवादी सक्रिय हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी आतंकवादी अक्सर पत्थरबाजों की भीड़ में छिपकर सेना और सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला करते हैं। आतंकवादी एक तीर से 2 निशाना भी लगाते हैं। वो भीड़ में शामिल होकर न सिर्फ सुरक्षा बलों को मारते हैं, बल्कि मौका मिलने पर पत्थरबाजों को भी घायल कर देते हैं या जान से मार देते हैं। आतंकवादी ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अलगाववाद का समर्थन करने वाले भटके हुए युवा और ज्यादा आक्रामक होकर सेना और सुरक्षा बलों के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन करें। ये सब कुछ देखने के बावजूद हमारे देश के कुछ नेता मर्यादा की सारी सीमाओं को लांघते हुए अलगाववादियों के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। इसलिए आज देश की जनता के सामने ये सवाल रखना जरूरी है कि वो सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के बयान का समर्थन करती है या नहीं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। चौहान सर नमस्कार। बोलिए। मैं राजपाल बोल रहा हूँ, जयपुर राजस्थान से। हाँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो विरोध कर रहे हैं सेना का, पहली बात तो इनको ये स्पष्ट करनी चाहिए कि ये सेना का विरोध कर रहे हैं या देश का विरोध कर रहे हैं। अगर ये देश का विरोध कर रहे हैं, ये दोनों चीजें अलग होती ही नहीं है। सेना और देश एक चीज है। सेना का विरोध मतलब देश का विरोध है। कर रहा हूँ। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, प्रणाम सुरेश भाई। बोलिए। रायपुर छत्तीसगढ़ से भाई के मिश्रा बोल रहा हूँ। बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता सेना का विरोध करते हैं, इन सभी प्रवक्ताओं को सेना लोग पकड़ के ले जाए, जहाँ पत्थर मार रहे हैं उनको आगे रखें, तब इनके समझ में आएगी। क्योंकि सुरक्षा घेरे में रहते हैं, कोई मतलब नहीं रहता देश से। बिल्कुल, ये तो हमारी देश के सेना की शालीनता है। नहीं तो मुझे लगता है आप जो बात कह रहे हैं ये सब कुछ पाकिस्तान में तो जरूर होता है। हम नहीं चाहते कि ऐसा हिंदुस्तान में हो, लेकिन सेना भले ऐसा करे ना करे, एक दिन ऐसा ही होता रहा तो एक दिन इस देश की जनता ऐसे नेताओं का यह हाल जरूर करेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हो और बिंदास में आपके सामने हम मुद्दा लेकर आए हैं भारतीय सेना के खिलाफ हो रही राजनीति की। इस देश में राजनीतिक विरोध का स्तर इतना गिर गया है कि अब मोदी का विरोध, इसके लिए सेना अर्थात देश का भी विरोध जायज है। और मोदी के विरोध शत्रु का शत्रु अपना मित्र, ये कहते समय सेना का शत्रु भी अपना मित्र, क्योंकि वो पत्थर सेना के खिलाफ फेंकता है और गाली मोदी को देता है, इसका मतलब उसका समर्थन करना चाहिए। इतनी राजनीति गिर गई है। इस गिरे हुई राजनीति पर 1 घंटे की इस बहस में तमाम चीजें हम आपके सामने लेकर आए, लेकिन कुछ कॉलर से बात करते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। क्या कहना है? जय हिंद सुरेश सर। बोलिए। जय हिंद सुरेश सर। जय हिंद, बोलिए। हाँ सुरेश सर, जय हिंद सर। हाँ, मैं कश्मीर घाटी से बोल रहा हूँ और सुदर्शन का समर्थक हूँ सर। वाह। और मैं इससे पहले भी मैंने कई बार आपसे बात की सर। हाँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपको सर कि जो हमारे सैनिक के प्रमुख सर ने स्टेटमेंट दिया, उसका तो हम दिल से समर्थन करते हैं। वाह। और दूसरी बात यह है कि हमें भी कुछ करने की जरूरत है। और आपसे मेरा निवेदन है, अगर आप ये अपना बिंदास बोल कार्यक्रम
इस समय खत्म करने के बाद 2 मिनट नहीं सिर्फ 10 सेकंड मेरे से बात करोगे, अगर आपको मेरा सुझाव उसमें अच्छा लगा, क्योंकि मैंने इस विषय पे आपसे इससे पहले भी बात की और बहुत कोशिश की कि ये अलगाववाद और उखरवाद यहाँ से खत्म हो जाए। बिल्कुल, आप 9:05 पे कॉल करिए, आपका अलग से बात मेरे से की जाएगी। और आप देख रहे त्यागी जी कि कश्मीर घाटी से आने वाले कॉल हमारे इस विचार के सहमत में, समर्थन में है। अब क्या कहें इन नेताओं को, त्यागी जी? जी, इन नेताओं की जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है, पर फिर भी इन्हें ये समझा दें कि अगर कोई पत्थर मार रहा है, अगर कोई ग्रेनेड फेंक रहा है भीड़ में से, तो ऐसे समय में जवान गीता तो नहीं पढ़ेगा, उसका जवाब ही देगा। और उसका जवाब अगर देगा तो कुछ ना कुछ एक्शन लेगा, और वो एक्शन लेने की बात ही तो कही है आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने। ये कारण जो स्थिति पैदा हुई ये अलगाववादियों की वजह से पैदा हुई। और ये अलगाववादी में आज देखिए वो जनाब सैयद गिलानी साहब क्या कह रहे हैं। सैयद गिलानी साहब कह रहे हैं कि साहब ये तो इन्होंने कश्मीर के लोगों को मैसेकर करने के लिए, नागरिकों को मारने के लिए बयान दिया है। अरे 1947 से लेके आज तक तुम लोग ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो, अगर उनको मारने का होता तो तुम क्या ये ऐशो आराम की जिंदगी जी पाते? इस गधे को क्यों जीवित रखते हैं? ये देशद्रोही अपने लड़कों को, पोतों को विदेश में पढ़ाता है और इधर सेना के खिलाफ बोलता है। आज तो आवश्यकता इस बात की है, कभी कभी ये पता लगता है कि साहब हम इनको मजबूरी में इसलिए ये सुविधाएं दे रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई पुराना आदेश है, हमें तो मालूम नहीं, पर अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो कम से कम अब उसकी रिव्यू पिटीशन डाली जाए, क्योंकि अब हिंदुस्तान की जनता अलगाववादियों को किसी भी कीमत पे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और ये मेजोरिटी की राय है, ये उन चंद नेताओं की राय नहीं है जिन्होंने अभी आपके सामने हिमायत ली थी कि साहब वो तो जो हाँ। आप अगर नाम याद करो, मैं तभी कहने वाला था, एक तो वकील है, जेडीयू के त्यागी प्रवक्ता है, ये तो दाऊद के खिलाफ अगर मोदी खड़े हैं तो दाऊद के पक्ष में खड़े हो सकते हैं, ऐसे दल जिस दल का चरित्र है उसके ये प्रवक्ता है। इसमें कई वकील हैं, ज़्यादातर वकील थे, और अब तो राजनीतिक दलों के प्रवक्ता वकील बनना कॉमन चीज़ हो गई है। इसलिए सत्य किधर है ये देखने के बजाय क्लाइंट कौन है ये देखने की उनकी नजरिया ज्यादा होता है। अरबी सिंह जी, एक बात ये चेक करने की है कि ये नेता क्यों बोलते हैं ऐसा। कारण कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ पैसा जो कि वहाबीज़म के तौर के ऊपर सऊदी अरेबिया से यहाँ पे आता है और जो कि अभी कश्मीर में भी जा रहा है, ऐसे खबरें मिली हैं। बिल्कुल, पहले तो एक बार से नोटबंदी के बाद रुक गया था ये सिलसिला, किंतु अभी पैसा जो है बादाम जो आया है वैली के अंदर, वहाँ से पैसा मिला, उनको आतंकवादियों को भेजा गया अंडर इन्वेस्टिंग करके। दूसरा जो है वहाबी का जो प्रचार के लिए भारत के अंदर पैसा आता है, करोड़ों हजारों करोड़ रुपया, उसमें से कुछ पैसा भी JNK में भी जाने लगा है। और वहाँ पे रेडिकलाइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि वहाँ पे सूफ़ी सिस्टम तो ख़त्म हो गया आजकल। आपको सूफ़ी को एक आध जैसा कि आपका कॉलर था वो मिलेगा, वरना वहाँ पे सारे के सारे वहाबी बन गए हैं, रेडिकलाइज हो गए हैं और ISIS के समर्थक बन गए हैं। बिल्कुल, अब ये देख रहा है कि इनका लिंक क्या है। कोई ऐसा देश के खिलाफ अगर कोई बयान देता है, उसका कोई मुद्दा तो होगा, कोई मोटिवेशन तो होगा, उसका देखना बहुत आवश्यक है। मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा और आपसे भी निवेदन करूंगा कि बात को उठाइए कि क्यों बोलते हैं ऐसा, कहाँ से पैसा आता है इनके पास। कोई भी नेता थर्ड क्लास पार्टी का जिसके पास कोई एक MLA MP भी नहीं है, वो भी आजकल 5 स्टार होटलों में ठहरते हैं, बिल्कुल जहाज़ों में घूमते हैं, इसी बंगलों में रह रहे हैं, कहाँ से पैसा आता है इनके पास, ये भी बात करने चेक करने की बहुत आवश्यकता है, ताकि पता लगे कि क्यों उनके फेवर में बयान देते हैं बार बार। बिल्कुल, ये पेट्रो डॉलर का परिणाम है, ये खाड़ी देशों से आने वाले इस्लाम के प्रचार के पैसे का परिणाम है। इसका एक प्रचारक तथाकथित धर्मगुरु जाकिर को तो हमने भगा दिया है, अब इनके भी पीछे पड़ने की जरूरत है। और इसलिए सेना के खिलाफ बोलने वालों का जितना डिटेल आप हमको भेज सकते हैं, मैं आह्वान करता हूं देशवासियों को, जो RTI एक्टिविस्ट है, जो सोशल वर्कर है, वो केवल राजनीतिक बयान देने के बजाय इनके पीछे पड़िए। जैसे हमने जाकिर का 8 साल में 250 पेजेस का ऐसा इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट बनाया कि भारत सरकार को मजबूरन उस पर कार्रवाई करनी पड़ी। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद। चौहान साहब नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, कश्मीर का कभी भी कांग्रेस ने फैसला नहीं होने दिया, ना वो ये चाहती है कि वहाँ का मुद्दा सुलझे। उन्होंने हमेशा देश विरोधी काम किया है, पाकिस्तान को खुश करना और खुश रखना चाहते हैं, और पाकिस्तान के थ्रू चाइना को भी खुश रखना चाहती है कांग्रेस।
ताकि इनका जो काला धन है चाइना में और पाकिस्तान में जो लगा रखा है इन्होंने, वो सुरक्षित रहे इनका। नहीं तो मणिशंकर अय्यर जैसे लोग जाकर के वहां पे मोदी को गाली देते हैं। मोदी जी के साथ तो ऐसा हो रहा है जैसे अली बाबा 40 चोर। मोदी जी के साथ ही इन्होंने सबको, बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया है, मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया, बिपिन रावत ने ऐसा क्या गलती कर दी जो उनके विरोध में खड़े हो गए ये, जबकि इस मुद्दे के ऊपर सबको एक होकर के बोलना चाहिए था। हाँ बिल्कुल। आरपी सिंह जी, आप चाइना पे बहुत कुछ लिखते रहते हैं। एक रिपोर्ट ये कहती है कि जो स्विस के खिलाफ, स्विस बैंक के खिलाफ आवाज़ उठा, अन्ना आंदोलन हो या आडवाणी ने ब्लैक मनी की जब से बात की हो, राजीव दीक्षित जी ने जब से विदेश और काले धन की बात की हो, तब से ऐसे देशों में, लोकतांत्रिक व्यवस्था जिन देशों में है, वहाँ से पैसा उठकर चाइना में चला गया लैंडिंग होने के लिए, क्योंकि वहाँ पर डिक्टेटरशिप पॉलिटिशियन राज करते हैं। इसलिए वहाँ पर कभी भी काला धन रखने वालों के नाम को उजागर नहीं किया जा सकता, ये चिंता नहीं है। इसलिए पिछले 5 सालों में बहुत बड़े पैमाने पर लाखों करोड़ों रुपया ये चाइना की तरफ गया है। क्या ये चाइना का टैक्टिकल मूव जो है, ये भी ऐसे नेता से बुलवाता है? देखिए, चाइना का तो हमेशा ही ये एक पॉलिसी रहा है कि भारत के अंदर किसी प्रकार से विखंडन पैदा किया जा सके, देश के अंदर फ्रैक्शन पैदा कैसे, फ्रैक्चर पॉलिटी हो तो अच्छा उनको फ़ायदा है। और ख़ास तौर पे जितने भी ये लीडर जो बोले हैं, इनमें सभी के सभी लेफ्टिस्ट हैं। जेडीयू लीजिए, कांग्रेस लीजिए, या अपना बाकी के जो नेता हैं, या फिर अलगाववादी हैं, दोनों ही चाइना के समर्थक हैं, दोनों को ही चाइना से फ़ायदा है। तो पैसा जो चाइना के अंदर है, चाइना बहुत ही पैसा खर्च कर रहा है। चाइना की एक पॉलिसी ये है कि उसका जो मुखौटा है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का काम करते हैं, वो सिर्फ ISI को दे दिया, उसने आउटसोर्स कर दिया है। वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और बाकी बड़े लेवल के ऊपर जो साइबर स्पेस, साइबर हैकिंग वगैरह से करके जो इंटेलिजेंस पैदा करते हैं, उसको कंफर्म करने के लिए ISI काम करती है। उसमें कितने नेता हमारे मिले हुए, मुझे शक होता है इनके ऊपर कि क्यों इस प्रकार से बयान दिए जाते हैं। चाइना के खिलाफ कोई बात हो तो वो चाइना के समर्थन में खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल। पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात हो तो पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हो जाएंगे, आतंकवादियों के खिलाफ कोई बात हो तो उसके खिलाफ खड़े, उसके समर्थन में खड़े। ये कोई कारण है, इसका बहुत डीप कॉन्स्पिरेसी है, इसकी कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। त्यागी जी, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ। दरअसल मैं चाइना में एक बार नहीं, 2-3 बार, और केवल एक में नहीं, माँ के बड़े बड़े सभी अखबारों में ये बात आई है कि चाइना 2050 तक 6 लड़ाई लड़ेगा, 6 युद्ध लड़ेगा। उसमें जो तीसरे नंबर का युद्ध है वो सदर्न तिब्बत के लिए होगा। और सदर्न तिब्बत यानी कि दक्षिण तिब्बत, वो क्या है? वो अरुणाचल प्रदेश है। वो ये मानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश उनके तिब्बत का है, बल्कि उन्होंने इसका एक नाम रख दिया है जिंगजेंग। तो वो लड़ाई लड़ने के लिए जो उसे ग्राउंड बनाना है, और वो ग्राउंड क्यों बनाना है? क्योंकि उनका दो नीति हैं। पहली कि भारत के 20 टुकड़े किए जाएं, और दूसरी पाकिस्तान का साथ लिया जाए और दिया जाए भारत के टुकड़े करने में। तो चाइना की तो एक बेसिक दुश्मनी हिंदुस्तान से है, क्योंकि एशिया में उसका मुकाबला करने वाला हिंदुस्तान के अलावा कोई दूसरा नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, कि बिल्कुल अब मुझे भी लग रहा है कि एक डीप कॉन्स्पिरेसी हो सकती है कि चाइना के यहाँ इकट्ठा किया हुआ पैसा, जैसा आपने बताया सुरेश जी, वो इन पार्टियों को जो आज हिमायत ले रहे हैं अलगाववादियों की और आतंकवादियों के हिमायतियों की, उनके पास किसी न किसी तरकीब से आता हो। इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, ये जांच जरूरी है। क्या कारण है इसके पीछे, जरा कारणों पर नजर डालते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर। मोदी विरोध में अंधे राजनेता देश विरोध पर उतर आए। कुछ राजनेता जो सत्ता से बेदखल हो गए हैं, उन्हें बस हर जगह मोदी विरोध दिखाई देता है। ये नेता मोदी विरोध में सेना के भी विरोधी बन गए। ऐसे में देश की जनता को सवाल तलाशने होंगे कि मोदी विरोध में देश विरोध कितना सही है। सेना के साहस को कमजोर करने की कोशिश। कुछ लोग सेना की कार्रवाई को भी फर्जी बताने में लग जाते हैं। ये नेता ऐसे में न सिर्फ सेना के जवानों का मनोबल कम कर रहे हैं, बल्कि देश को बांटने की भी कोशिश कर रहे हैं। इससे सेना के जवानों को लगता है हम जिस देश के लिए अपना सब कुछ त्याग कर देश सेवा कर रहे हैं, फिर कुछ लोग क्यों हमें बदनाम करते हैं और क्यों सवाल उठा रहे हैं। कश्मीर में सेना के जवान आतंकियों की गोली का शिकार होते। कश्मीर में सेना के जवान रोज पत्थरबाजों और अलगाववादियों के डंडों का शिकार होते हैं, जबकि हमारी सेना के हाथों में बंदूक होती है, फिर भी हमारे जवान गोली नहीं चलाते।
आतंकी भीड़ और पत्थरबाजों के साथ मिलकर सेना पर हमला करते हैं। ऐसे में हमारे जवान धोखे से मारे जाते हैं। सेना के सब्र का बांध टूटता। सेनापति ने पत्थरबाजों, अलगाववादियों और आतंकियों को संदेश दे दिया कि अब सेना के सब्र का बांध टूट चुका है। अब सेना आतंक के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरतेगी। ऐसे में आतंकियों के समर्थकों की अब खैर नहीं, क्योंकि आतंकियों को बचा के भगाने में सफल हो रहे थे। सेना का विरोध करने वाले आतंकियों के पैरोकार, जो लोग सेना का विरोध कर रहे हैं, सेना से सबूत मांग रहे हैं। सेना को आतंकियों पर कार्रवाई ना करने की सीख दे रहे हैं। शहीद जवानों से सहानुभूति नहीं रखते। ऐसे लोग आतंक और आतंकवाद के समर्थक हैं। ऐसे लोगों को कोर्ट में कार्रवाई करने के लिए कटघरे में खड़ा किया जाए। कलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आप? हाँ सुरेश जी नमस्कार। मैं बंसीलाल बोल रहा हूँ। मैं एक्चुअली जम्मू कश्मीर का रहने वाला ही हूँ। बोलिए बोलिए। सर जी ये जो कर्नल साहब है, ये ब्रिगेड साहब भी बोल रहे हैं, ये जगह दूर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये हमारे हिंदुस्तान में ये कांग्रेसी लोग, जैसे अभी कल उन्होंने क्या बोलते हैं इसको, शीला दीक्षित के बेटे ने, और वो एक कांग्रेस की बिहार से आ रही है मैडम एक, तो वो बहुत हिमायत करते हैं जो हमारे आर्मी चीफ ने बोला था। ये शायद आज तक हिंदुस्तान में किसी आर्मी चीफ ने नहीं बोला। मैं तो बता रहा, पहले हिंदुस्तान के लोगों को, कांग्रेस के ही लोगों को बेड़ा गर्क करना चाहिए साहब। बिल्कुल। अब वो मैडम को ही लीजिए, जिस मैडम की ये बात कर रहे हैं, उसके पति का चरित्र क्या है, कितने साल जेल में काट कर आ चुका है, और वो किसके पक्ष ले रही है। तो आप ऐसे लोग सेना के खिलाफ बोलेंगे तो उल्टा आप समझ जाइए कि इसका मतलब सेना सही काम कर रही है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। जय हिंद सर। हाँ सर, ये जो अभी इस समय जो ऑपोजिशन में कांग्रेस या जो भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं, ये जो हमारे देश जवान जो कि सीमा पर देश के लिए अपनी जान कुर्बान के लिए होते हैं, और ये लोग यहाँ पर अपनी राजनीति सीखते हैं, इस काम के अंदर भी मजीद कम से कम फौज को तो बख्श दीजिए। बिल्कुल बख्शेंगे तो हमारे देश को क्या फौजी जो घर छोड़ के बाहर जाता है, किसके लिए जाता है? अपने देश के लिए। इनको सिखाया नहीं गया है कि जो कांग्रेस वाले ये बात बोल रहे हैं, इनका मतलब स्कूल में, उनके परिवार में ऐसी शिक्षा नहीं दी गई है देश प्रेम की। बिल्कुल। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, मैं सुबोध त्यागी बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। बोलिए। तो मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ, जो हमारे सेना प्रमुख जी ने बोला है वो बिल्कुल उचित है, और ये कार्यवाही उनको बिना किसी विलंब के करनी चाहिए। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो लोग निश्चित रूप से देशद्रोही लोग हैं। धन्यवाद। अब हम जरा परिणामों पर नजर डालते हैं, उसके बाद हम परिणामों पर और विस्तार से चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम उपाय की दिशा में भी जाएंगे। पहले परिणाम देखते हैं। कश्मीर में सेना के घायल जवानों को कोई नहीं दिखाएगा। कश्मीर में अगर सेना के जवानों के डंडों से पत्थरबाज घायल हो जाते हैं तो कई तथाकथित पत्रकार आगे आकर उनकी रिपोर्ट बनाते हैं, उनके परिवार और अस्पताल तक जाकर रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन सेना के घायल जवानों की कोई रिपोर्टिंग नहीं करता। ऐसे में कुछ पत्रकारों के कारनामों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कश्मीर में आतंकी पत्थरबाजों का फायदा उठाकर भागते रहेंगे। पिछले कुछ दिन में आतंकी सेना पर हमला करके पत्थरबाजों का सहारा लेकर भाग निकले। सेना ने पत्थरबाजों पर इसलिए गोलियां नहीं चलाई क्योंकि इससे कुछ लोगों को गोलियां लग सकती थी। इसी का फायदा उठाकर पत्थरबाज आतंकियों को भगा रहे हैं। पाकिस्तान आतंकियों को भारत भेजता रहेगा। पाकिस्तान कश्मीर को कभी शांत नहीं देखना चाहता। कश्मीर को हासिल करने के लिए पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे में पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। पाकिस्तान के कारनामों को देश और विदेश में लगातार उजागर करने की जरूरत है। सेना के सब्र का बांध टूटने लगेगा। सेना ने आतंकियों के समर्थकों पर अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की थी, मगर अब समय आ गया है जब आतंकी समर्थकों को सीधा जवाब देने की जरूरत है। ऐसे में देखना होगा कि आगे सेना और आतंकी समर्थक क्या रुख अपनाते हैं। वहीं सेना के साथ पूरा देश खड़ा है। आतंकी के समर्थक नेताओं और पत्रकारों पर कार्रवाई नहीं होगी। आतंकी समर्थक नेता और पत्रकार और बुद्धिजीवी लगातार आतंकियों को मासूम कहकर बुलाते रहे,
कुछ लोगों का मानना है कि ये लोग आतंकियों का समर्थन इसलिए करते हैं कि इनके खाने और पीने का ध्यान आतंकियों के आका रखते हैं। आरपी सिंह जी, आखिर इन परिणामों को अगर हम कोई चीजें जोड़े तो सेना के खिलाफ का ये विरोध क्या गुल खिलाएगा? देखिए, सबसे बड़ा तो बात यह है कि इन लोगों को चाहिए कि कुछ अपने ऊपर शर्म करें। सेना की जो शर्म हो तो करेंगे ना, वो तो है, शर्म करें। और दूसरा ये है कि इनको चाहिए कि देखना चाहिए कि सेना का इसके ऊपर क्या असर पड़ता है, सेना के मनोबल पे क्या असर पड़ता है। अगर आप देश प्रेमी हैं या देश के लिए बात करते हैं, देश के मुद्दे उठाते हैं, ठीक है उठाइए, मगर जो देश के खिलाफ पत्थर उठाता है, देश के मुद्दे नहीं है, ये आतंकवादियों के मुद्दे। बिल्कुल, तो कहने का मतलब जो पत्थर उठाता है, आपने देखा होगा एक जवान जो है सीआरपीएफ का एक गुलेल लेके उनके पर पत्थर फेंक रहा था। ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि एक जवान को गुलेल चलानी पड़ती है, ना कि अपनी राइफल या स्टैंड चलाए। तो इनको समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। मैं तो कहता हूँ कि इनको चाहिए कि कोई कानून बनाया जाए जिसके ऊपर कि इनको बोला जाए, जब आप कोई बयान देने से पहले किसी भी राजनेता को कम से कम 2 या 3 महीने फौज के अंदर जाके फ्रंट के ऊपर लड़ाई करनी चाहिए। मैं तो इस पे बिंदास बोल कर चुका हूं 15 अगस्त को कि देश के हर नागरिक को 1 साल कम से कम सेना की सर्विस कंपलसरी करनी चाहिए, और देश के राजनीति में सांसद, एमएलए और इसके ऊपर के चुनाव लड़ने और मंत्री होने वाले व्यक्ति का एक सदस्य, घर का परिवार का सदस्य, खास करके बेटा, सेना में होना चाहिए। तब उसको पता चलेगा कि वहां पर क्या होता है और किस संवेदनशीलता के साथ बात करनी चाहिए। जिस प्रकार से ये आईएएस ऑफिसर जो हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, इनकी अटैचमेंट होती है 1 महीने के लिए, सेना के साथ फ्रंट के ऊपर जाते हैं, बॉर्डर के ऊपर जाते हैं। इसी प्रकार से जब कोई एमपी या एमएलए बनता है, उसको भी चाहिए कि 1 महीना जाके वहाँ पे सर्विस करे, देखे कि क्या किस प्रकार से सेना काम करती है। आप बयानबाजी तो इतने बाजी कर देते हैं, इतने मोटे मोटे बयान दे देते हैं, आपको नॉलेज कुछ है नहीं, आपको वातावरण का पता नहीं है, आपको स्थिति का पता नहीं है, सेना के साथ क्या हो रहा है, सेना किस कंडीशन में रह रही, इस ठंड के साथ में जवान रात रात भर बर्फ के अंदर खड़े रहते हैं। तो आरपी सिंह जी, ये सारे नेता ऐसे, और इस देश की राजनीति इतनी गिर चुकी है कि रात को 2:30 बजे अगर आप इनको उठाएंगे और बोलेंगे कि बयान देना है, तो पूछेंगे कि क्या हुआ, ही नहीं पूछेंगे, क्या ये पूछेंगे मोदी ने क्या कहा है। तो मोदी ने जो कहा होगा उसके उल्टा इनको कहना है, इसके सिवा कोई फैक्चुअल में नहीं जाना है। त्यागी जी, दरअसल में एक हमसे भी चूक रही है। जब ये आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स को कुछ समय के लिए फौज से अटैचमेंट में रखा जाता है, तो इनको ले जाते हैं बेस कैंप में, इनको ले जाते हैं बड़े बड़े हेडक्वार्टर में, और जहां इनकी बड़ी खातिरदारी की जाती है, तो ये लोग समझते हैं कि अरे फौज तो बहुत अच्छी स्थिति में है। ये वहां नहीं जाते जहां 3 मैन ट्रेंच में, जहां एक सिपाही खड़ा है और उसको मालूम है कि 45 डिग्री बाएं और 45 डिग्री दाएं जो भी पत्थर है, अगर उसमें कोई जरा भी हलचल होती है तो तुम्हें उस पर निगाह रखनी है। इस किस्म का, और डिफरेंट कंडीशंस के अंदर, भौगोलिक खराब कंडीशंस के अंदर उस सिपाही को देखने ये नहीं जाते। और खैर, जो ये नेता हैं ये तो जाते ही नहीं। पर एक बात है सर, 1947 से लेकर आज तक ये सब बात तो गांधी जी कहते कहते चले गए। सच बोलना चाहिए, इन लोगों को सेना के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए, अगर ऐसा करने से होना होता तो हो गया होता। अब आवश्यकता इस बात की नहीं है कि उनके सुधरने की उम्मीद करें। अब आवश्यकता, मैं सुदर्शन चैनल से के माध्यम से आह्वान करता हूँ प्रत्येक हिंदुस्तानी का कि ऐसे नेताओं को जो सेना के बारे में गलत बयानी करे, जो सेना के सेनापति पे प्रश्न चिन्ह उठाए, उसको देशद्रोही समझो, और इससे पहले कि सरकार उनके बारे में कुछ सोचे, आप ही उनका बहिष्कार करो। आप उनका सामाजिक, सार्वजनिक और सामूहिक बहिष्कार करो। और ये करना पड़ेगा। और इसका आसान तरीका है कि जो लोग सोशल मीडिया पर सेना के खिलाफ बोलने वाले तमाम इन नेताओं को ट्विटर पर, फेसबुक पर फॉलो करते हैं, वो इनको अनफॉलो करे और ब्लॉक करे, जिससे कि इनके खिलाफ लोगों की क्या प्रतिक्रिया है ये इन तक सीधे पहुंचे। हम दिखाते हैं कि सेना की और इनकी कंट्रोवर्सी कैसे कब कब बढ़ाई जाती है। जो लोग जम्मू कश्मीर में सेना के किसी ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकते हैं और सेना के खिलाफ काम करते हैं, ऐसे सभी पत्थरबाजों और अलगाववादियों के बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब सेना के सब्र का बांध टूट चुका है। अब इस बात की पूरी गुंजाइश है कि सेना के काम में बाधा डालने वालों को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने अलगाववादियों और पत्थरबाजों के खिलाफ सीधे शब्दों में चेतावनी जारी कर दी है। इस चेतावनी को पत्थरबाजों और आतंकवादियों के समर्थकों को दी गई
फाइनल वार्निंग भी कह सकते हैं। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने इशारा दे दिया है कि जो लोग सेना की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने की कोशिश करेंगे उन्हें आतंकवादियों का समर्थक माना जाएगा और उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा आतंकवादियों के साथ किया जाता है। आज से पहले तक किसी सेना प्रमुख का ऐसा कड़ा बयान सामने नहीं आया था, इसलिए आज इस बयान को बताना जरूरी है। मैं इसको सिर्फ एक समझाने के रूप में अपनी तरफ से एक हिदायत दे रहा हूं कि अगर आप बाज नहीं आते हैं और अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में बाधा बनते हैं तो हम लोग आपके साथ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री ने पालम हवाई अड्डे पर आतंकवादी हमले में शहीद हुए सेना के मेजर सतीश दहिया सहित 4 अन्य सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के बीच करीब 1 मिनट 39 सेकंड तक गंभीर चर्चा हुई। इस चर्चा के दौरान सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री को कश्मीर की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी और उन्हें भरोसा दिलाया कि सेना का ऑपरेशन जारी रहेगा। लेकिन इस मुलाकात के थोड़ी ही देर के बाद सेना प्रमुख ने जो कुछ भी कहा वो अलगाववादियों, पत्थरबाजों, अफजल प्रेमी गैंग और आतंकवादियों को कश्मीर का हीरो बताने वालों को परेशान कर देगा। शालीन भाषा में सेना प्रमुख द्वारा कही गई ये कड़वी बातें भारत में पाकिस्तान के राजदूत की भूमिका निभाने वाले बुद्धिजीवियों, डिजाइनर पत्रकारों और डिजाइनर नेताओं को भी अच्छी नहीं लगी होंगी। जिन पत्रकारों ने बुरहान वानी जैसे आतंकवादी को रिटायर्ड हेडमास्टर का बेटा बताकर उसके लिए संवेदनाओं की नदियां बहाने की कोशिश की थी, उन्हें सेना प्रमुख की बातें किसी तीर की तरह चुभी होंगी। हालांकि यह भी एक दुखद विडंबना है कि अब सेना प्रमुख की बातों का भी राजनीतिकरण हो गया है। हमारे देश के कुछ डिजाइनर नेताओं को सेना प्रमुख का कड़ा संदेश अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे नेता खतरनाक तरीके से सक्रिय हो गए हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो सेना प्रमुख की बातों को घमंड में चूर होकर दिया गया बयान बता रहे हैं और कुछ नेता ऐसे हैं जो देश को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सेना प्रमुख को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहां सवाल यह है कि देश का सेना प्रमुख ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों ना करे, क्योंकि आतंकवादियों से युद्ध के दौरान जब हमारे देश का सैनिक शहीद होता है तो सेना की आंखों से खून के आंसू बहते हैं। सेना के हर जवान को अपने साथी की शहादत पर गर्व होता है, लेकिन उसके अंदर प्रतिशोध की एक ज्वाला भी धधकती रहती है। जो नेता आज सेना प्रमुख की बातों को सिर से खारिज कर रहे हैं, क्या उन्हें इस बात का जरा सा भी एहसास है कि जब एक सैनिक देश के लिए शहीद होता है तो सेना और उसके परिवार पर क्या बीतती है? ऐसे नेता कश्मीर की जमीनी हकीकत से अनजान हैं। एक एक उपाय आपसे समझ लेते हैं त्यागी जी। कठोर सर मैं माफ कीजिएगा, मेरे 2 उपाय हैं। सबसे पहला उपाय तो ये है कि आज जो सिपाही सरहद के ऊपर है उस बेचारे को ये नहीं मालूम कि वो कल सुबह का सूरज देख पाएगा या नहीं देख पाएगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से उसके पास मोबाइल फ़ोन है, वो मोबाइल फ़ोन में ऐसे अनाप शनाप नेताओं के बयानों को देख रहा है जिसकी वजह से उसका मनोबल गिर रहा है। लिहाजा उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए एक आखिरी बार देश की सभी राजनीतिक पार्टियों और लोगों से हम ये अपील करते हैं कि कम से कम सेना के ऊपर कोई राजनीतिक या कोई बयानबाजी ना करें, हम देश की सुरक्षा करते रहेंगे। ये तो मेरा पहला। और दूसरा एक सर बात और है कि जो कश्मीर के अंदर युवा हैं, हो सकता है कि उसमें से 20-25% खराब हो, लेकिन ज़्यादातर जो युवा हैं उन्हें यह बताया जाए कि माइक्रोसॉफ्ट का CEO इंडिया ने दिया, गूगल का CEO इंडिया ने दिया और पाकिस्तान में लश्कर तैयबा का जैश ए मोहब्बत के CEOs यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान ने दिए। अब उससे पूछें कि तुझे किसका अनुसरण करना है। सोच के देखें कि क्या बुरहान वानी की वकालत करने वाले आदमी को कोई प्राइवेट कंपनी हिंदुस्तान में जॉब देगी क्या? तो लिहाजा उसको मुख्य धारा में लाने के लिए ये बताया जाए कि भाई आवश्यक ये है कि अब तुम हाथ में पत्थर की बजाय कंप्यूटर लो। उसको तो हिंदुस्तान की मुख्य धारा के बजाय 72 होरों का लालच दिया जाता है ना। उसको माइक्रोसॉफ्ट के CEO और इन चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। दुर्भाग्य से बचपन से इनके दिमाग में ऐसा विष डाला जा रहा है जिससे ये बातें हमारे
नहीं समझेंगे, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। आरपी सिंह जी, पहली बात तो यह है कि कश्मीर के ऊपर कंप्लीट प्रेस सेंसरशिप होनी चाहिए। कोई उनकी जो बातें होती हैं, जो उनका आतंकवादियों का को मारा जाता है, उसका कोई खबर न्यूज़ नहीं आनी चाहिए देश के अंदर, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो लोग ऐसे बयान देते हैं उनके खिलाफ कोई कानून बनाया जाना चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और उनको पीड़ित करना चाहिए। बिल्कुल। मैं तो कार्यक्रम के आखिर में देश की जनता को यही कहूंगा कि आपके हाथ में ये उपाय है जो कि त्यागी जी ने कहा। आज के बिंदास में कार्यक्रम के आखिर में मैं दोनों का आभार व्यक्त करते हुए देश की जनता को कहूंगा कि जो नेता सेना के खिलाफ बोलते हैं उनका सार्वजनिक रूप से भी बहिष्कार करें, और सार्वजनिक जगह पर अगर आपको ये कहीं दिखाई देते मिलते हैं तो इनको जरूर सवाल पूछे कि इन्होंने सेना के खिलाफ बोलने के लिए किससे कितने पैसे लिए। जब देश का आम आदमी, क्योंकि कानून के हाथ तो बंधे हैं, सेना तो अपनी व्यवस्था में मजबूर है, और इसलिए ये मदमस्त राजनेता देश की जनता की सजा के ही हकदार है, और इसलिए यह सजा देने का काम मैं आप पे छोड़ता हूं। तमाम सारे गेस्ट का और कॉलर का आभार व्यक्त करता हूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।